Welcome back to our Life Root Academy by Chetna. I hope you all are doing well. In today's video, we are going to learn about a very important and exam oriented biogeochemical cycle, the carbon cycle. एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको पूरा कार्बन साइकिल एकदम अच्छे से समझ आ जाएगा बिकॉज आज हम इसे एकदम अच्छे से स्टेप बाय स्टेप समझेंगे. सो बिफोर दैट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट दैट बेल आइकॉन फॉर द रेगुलर अपडेट्स. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद द कार्बन साइकिल. सबसे पहले हम समझते हैं कि कार्बन एक्चुअली इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है. So, carbon is one of the most essential element required for life on earth. अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देखें तो कार्बन ऑलमोस्ट हर मेजर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का इम्पॉर्टेंट पार्ट है. इट फॉर्म्स द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड मेनी मोर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. कार्बोहाइड्रेट्स हो, प्रोटीन्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड्स, ये सब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं और इनकी स्ट्रक्चर में कार्बन प्रेजेंट होता है. कार्बन लाइफ का बेसिक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क का एक मेजर कंपोनेंट है. अब इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि कार्बन एक जगह परमानेंटली स्टोर्ड नहीं रहता. इट मूव्स बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट. ये कंटिन्यूसली लिविंग ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के डिफरेंट कंपोनेंट के बीच में मूव करता रहता है. एंड इसी कार्बन के साइक्लिक मूवमेंट को जो बिटवीन डिफरेंट रिजर्वायर्स जैसे एटमॉस्फेयर, लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज बायोस्फीयर, सॉइल, ओशियन और रॉक्स में होता है, उसे कलेक्टिवली कार्बन साइकिल कहते हैं. और कार्बन साइकिल का मेन रोल क्या है? The carbon cycle maintains the availability and balance of carbon in the earth system. It helps in maintaining the availability and balance of carbon. इससे अर्थ पर कार्बन बैलेंस में रहता है. गॉट इट स्टूडेंट्स? बट ये जो कार्बन साइकिल कार्बन को बैलेंस कर रही है, बट अर्थ पर ये कार्बन साइकिल से कार्बन बैलेंस क्यों हो रहा है? वाई कार्बन इज वेरी इंपॉर्टेंट? कि उसे अर्थ पर बैलेंस करना इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? सो कार्बन इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल. कार्बन इज प्रेजेंट इन कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड. अगर हम लाइफ को मॉलिक्यूलर लेवल पर देखें तो कार्बन ऑलमोस्ट ऑल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का एक बेसिक स्ट्रक्चरल एलिमेंट है. फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट्स हो, प्रोटीन्स हो या अदर बायोमोलिक्यूल्स हो, ये सब इम्पॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स. इन सभी इम्पॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स में कार्बन प्रेजेंट होता है. एक लाइन में कहे तो और ये जो बायोमोलिक्यूल्स है वो अपने बॉडी में रहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में रहते हैं. विदाउट दिस बायोमोलिक्यूल्स लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती. और ये बायोमोलिक्यूल्स कब रहेंगे? जब कार्बन प्रेजेंट रहेगा. So, no carbon means no life. It is the major reason why the carbon is very, very, very much important. Plants obtain carbon mainly from atmospheric CO2 through photosynthesis. Carbon is transferred from plants to animals through food chain. Students, प्लांट्स मेनली एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 ऑब्टेन करते हैं. फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में प्लांट्स CO2 को एब्जॉर्ब करके उस कार्बन को ऑर्गेनिक कंपाउंड स्पेशली कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं. अब ये कार्बन सिर्फ प्लांट तक लिमिटेड नहीं रहता, तो वो फूड चेन के थ्रू सर्कुलेट होता रहता है. बिकॉज अल्टीमेटली फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स एंड एनर्जी मॉलिक्यूल कार्बन लगने वाला है. Carbon is also involved in regulating Earth's climate through atmospheric CO2 and other greenhouse gases. But students, कार्बन का रोल सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म तक लिमिटेड नहीं है. कार्बन स्पेशली एटमॉस्फेरिक CO2 एंड मीथेन गैस अर्थ के क्लाइमेट को रेगुलेट करने में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. बिकॉज दीज आर ग्रीन हाउस गैसेज which control the temperature on the earth. इसलिए
कार्बन का अमाउंट एटमॉस्फेयर में कितना है और कार्बन डिफरेंट रिजर्वायर के बीच किस रेट से मूव कर रहा है, इसका इफेक्ट अर्थ के क्लाइमेट एंड ग्लोबल टेम्परेचर पर भी पड़ता है। सो स्टूडेंट्स, अब तक हमें ये क्लियर है कि कार्बन इज इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ, बायोमोलिक्यूल्स, फूड चेन एंड क्लाइमेट रेगुलेशन. Hope you clear about it why the carbon is very much important for us. Now, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि ये जो कार्बन है वो अर्थ पर एग्जैक्टली स्टोर कहाँ कहाँ होता है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज कमेंट इट डाउन। इसी कार्बन रिजर्वायर को समझने के लिए लेट्स लुक एट द मेजर कार्बन रिजर्वायर्स। रिजर्वायर का सिंपल मीनिंग है अ प्लेस और कंपोनेंट वेयर समथिंग इज स्टोर्ड। मतलब कि ये एक स्टोर हाउस जैसा है या फिर स्टोर रूम भी कह सकते हैं। सो अर्थ सिस्टम में जहाँ कार्बन किसी पर्टिकुलर फॉर्म में स्टोर होता है उसे हम कार्बन रिजर्वायर कहते हैं। अर्थ पर कार्बन मेनली कुछ मेजर रिजर्वायर में प्रेजेंट होता है। एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, सॉइल, ओशियंस और जियोस्फीयर। सबसे पहले बात करते हैं एटमॉस्फेयर की। द एटमॉस्फेयर स्टोर्स कार्बन मेनली इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दैट मीन्स CO2। ये वही CO2 है जो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग यूज़ करते हैं और ये 0.04% में प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट है बायोस्फीयर। द बायोस्फीयर स्टोर्स कार्बन इन प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बायोस्फीयर में कार्बन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर स्टोर्ड होता है, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में जो भी लिविंग मटेरियल है उसमें स्टोर्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। इन ऑर्गेनिजम्स के जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स है, उन सब में कार्बन प्रेजेंट होता है। देन वी हैव सॉइल। सॉइल स्टोर्स कार्बन मेनली इन ऑर्गेनिक मैटर एंड ह्यूमस। सॉइल में कार्बन मेनली ऑर्गेनिक मैटर और ह्यूमस के फॉर्म में स्टोर्ड होता है। जब प्लांट्स एंड एनिमल्स के डेड रिमेन्स डिकम्पोज होते हैं तो उनका कुछ कार्बन सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर के फॉर्म में एक्यूमुलेट हो सकता है। नेक्स्ट इज जियोस्फीयर। द जियोस्फीयर स्टोर्स कार्बन इन रॉक्स, सेडिमेंट्स एंड फॉसिल फ्यूल्स। अब जियोस्फीयर में जो कार्बन होता है स्टूडेंट्स, वो रॉक्स में या फिर सेडिमेंट्स में या फिर फॉसिल फ्यूल्स में स्टोर्ड होता है। ये कार्बन रिलेटिवली लॉन्ग टर्म स्टोरेज में हो सकता है क्योंकि फॉसिल फ्यूल बहुत दिनों तक ज़मीन में रहते हैं, रॉक्स भी बहुत दिनों तक ऐसे पड़े रहते हैं, तो वो कार्बन एक प्रकार से एकदम ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर्ड हो जाता है। एंड फाइनली वी हैव वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट रिजर्वायर, दैट इज ओशियन. Oceans contain large amount of dissolved inorganic and organic carbons. Students, ओशियंस में ह्यूज अमाउंट ऑफ कार्बन डिजॉल्व फॉर्म में प्रेजेंट होता है। डिजॉल्व इनऑर्गेनिक कार्बन एज वेल एज डिजॉल्व ऑर्गेनिक कार्बन दोनों इंक्लूड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड गैस एट्सेट्रा. Hope you all clear about the major reservoir of the carbon. But students, this carbon is not permanently fixed in any reservoir. अगर कोई रिजर्वायर में कार्बन स्टोर्ड है तो वो हमेशा के लिए स्टोर्ड नहीं रहता है, वो एक रिजर्वायर से दूसरे रिजर्वायर में ट्रांसफ़र होते रहता है थ्रू सम प्रोसेसेस, जिसे अब हम देखेंगे कार्बन साइकिल में. सो let's move on to our main topic, that is carbon cycle. First of all, what is carbon cycle? The continuous movement of carbon through atmosphere, biosphere, hydrosphere and geosphere are called as the carbon cycle. कार्बन इज मूविंग फ्रॉम वन रिजर्वायर टू अनदर रिजर्वायर एंड अगेन रिसाइकल होकर फिर से प्रोसेस में एंट्री कर रहा है, एंड दिस कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ कार्बन इज कॉल्ड एज कार्बन साइकिल. अब हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि एटमॉस्फेयर से कार्बन प्लांट्स में कैसे एंटर करता है, प्लांट से एनिमल तक कैसे ट्रांसफ़र होता है और डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू कार्बन वापस एटमॉस्फेयर और अदर रिजर्वायर में कैसे रिटर्न करता है. फर्स्ट,
एटमॉस्फेयर में कार्बन मेनली कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के फॉर्म में प्रेजेंट होता है अबाउट 0.04% में, एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ मीथेन गैस प्रेजेंट होता है जिसमें भी कार्बन प्रेजेंट है। अब प्लांट्स इस एटमॉस्फेरिक CO2 को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं बिकॉज प्लांट्स के पास एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है दैट इज फोटोसिंथेसिस। वी ऑल नो अबाउट फोटोसिंथेसिस कि फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट्स एटमॉस्फेयर से CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं और सनलाइट की एनर्जी का यूज करके प्लांट्स इस CO2 को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेनली कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं। वी ऑलरेडी नो अबाउट इट। सो एटमॉस्फेरिक कार्बन यूजेबल फॉर्म में आ गया इन द प्लांट्स। दिस इज द एंट्री पॉइंट ऑफ कार्बन इन द साइकिल। अब नेक्स्ट स्टेप है कंजम्पशन। यहाँ प्लांट्स खुद प्रोड्यूसर है। अब कोई हर्बीवोरस एनिमल फॉर एग्जाम्पल रैबिट को ले लें, प्लांट्स को ईट करता है तो प्लांट के टिश्यू में स्टोर्ड कार्बन प्लांट से रैबिट के बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है। और अगर एक कार्निवोरस एनिमल जैसे टाइगर हो रैबिट को कंज्यूम करता है तो कार्बन रैबिट से टाइगर में ट्रांसफर हो जाता है। सो फूड चेन के थ्रू कार्बन एक ट्रॉपिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल तक मूव करता है। स्टूडेंट, यहाँ तक समझ आ गई साइकिल। फर्स्ट इज फोटोसिंथेसिस, नेक्स्ट इज कंजम्पशन इन फूड चेन। अब प्लांट्स, एनिमल्स, बेसिकली ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पायर करते हैं। तो रेस्पिरेशन के ड्यूरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड ब्रेक डाउन होते हैं टू रिलीज एनर्जी एंड CO2, and CO2 is released as a byproduct of respiration. इट इज़ वेरी बेसिक। जो कोई भी रिस्पायर करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सेल आउट होता है, तो यही फिर एटमॉस्फेयर में वापस चला जाता है एंड देन दिस CO2 कैन अगेन बी टेकन अप बाय प्लांट्स थ्रू फोटोसिंथेसिस, यानी साइकिल कंटिन्यूसली रिपीट होता रहता है। नाउ नेक्स्ट, अभी हमने देखा कि कार्बन लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू फूड चेन में मूव कर रहा है, लेकिन जब प्लांट्स या एनिमल्स मर जाते हैं तो उनके बॉडीज में प्रेजेंट कार्बन का क्या होता है? डेड प्लांट्स एंड डेड एनिमल्स ऑर्गेनिक मैटर का पार्ट बन जाते हैं। अब यहाँ आता है डीकम्पोजिशन। आपको डीकम्पोजर्स पता है? डिकम्पोजर्स मेनली बैक्टीरिया एंड फंजाई डेड ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करते हैं। इस डिकम्पोजिशन के ड्यूरिंग ऑर्गेनिक कार्बन डिफरेंट फॉर्म्स में इन्वायरमेंट में रिटर्न हो जाते हैं। अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ CO2 के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है, वाइल सम कार्बन सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर के फॉर्म में रिमेन कर सकता है। कुछ कंडीशंस में डिकम्पोजिशन के अंडर मीथेन भी प्रोड्यूस हो सकता है, स्पेशली ऑक्सीजन लिमिटेड इन्वायरमेंट्स में सच एज वेटलैंड्स में। मतलब कि अगर कोई भी ऑर्गेनिजम्स मर जाए तो उसका डिकम्पोजिशन होता है, तो इस प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन में कार्बन रिलीज होता है। लेकिन कभी कभी स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि कोई ऑर्गेनिज्म डेड होने के बाद वो डिकम्पोज नहीं होता, तो अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर वो रॉक्स में बरीड हो जाता है। तो कार्बन का एक पार्ट ग्रेजुअली फॉसिलाइजेशन के प्रोसेस से लॉन्ग टर्म कार्बन स्टोरेज का पार्ट बन सकता है। ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स जियोलॉजिकल प्रोसेसेस के थ्रू कार्बन रिच मटेरियल से कोल, पेट्रोल और नेचुरल गैस जैसे फॉसिल फ्यूल फॉर्म हो सकते हैं। यहाँ कार्बन बायोलॉजिकल सिस्टम से निकलकर लॉन्ग टर्म जियोलॉजिकल रिजर्वायर में एंटर कर सकता है। लेकिन जब हम इस फॉसिल फ्यूल को यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल कोल हो, पेट्रोल हो या नेचुरल गैस हो, तो उसको बर्न करने के बाद तो हम उसे कोई भी व्हीकल में डालकर बर्न करते हैं। दिस इज कॉल्ड कंबशन। ड्यूरिंग कंबशन फॉसिल फ्यूल में स्टोर्ड कार्बन ऑक्सीडाइज होकर CO2 के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है। अगेन एटमॉस्फेयर में कार्बन रिटर्न हो गया, फिर से यही कार्बन प्लांट्स फिक्स करेंगे। आप समझ रहे हैं, कार्बन रिसाइकल हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह। एक बार शॉर्ट में समझ लेते हैं। पहले एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड था, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन प्रेजेंट है, आपको पता है।
तो वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स फोटोसिंथेसिस से ग्रैब कर लेंगे। फोटोसिंथेसिस के बाद वो कार्बन यूजेबल फॉर्म में आ जाएगा इन द प्लांट्स। वो प्लांट्स अगर किसी हर्बीवोर ने खाए तो प्लांट्स का कार्बन हर्बीवोर में जाएगा। हर्बीवोर को किसी कार्निवोर ने खा लिया तो उसका कार्बन आगे मूव करके ट्रांसफर होगा कार्निवोर में। अगर वो कार्निवोर मर गया और उसका डिकम्पोजिशन हुआ तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन कार्बन फिर से एटमॉस्फेयर में रिलीज होगा। अगर उसका डिकम्पोजिशन नहीं हुआ और वो इन द रॉक्स अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर बरीड हो गया तो वो फॉसिल बन जाएगा और वो लॉन्ग टर्म के लिए एज अ कार्बन ऑर्गेनिक मैटर सेव हो जाएगा। एंड आफ्टर सो मेनी ईयर्स जब इस फॉसिल का फॉसिल फ्यूल बन जाएगा इन द फॉर्म ऑफ कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, अगर उसको किसी व्हीकल में डालकर या कोई भी यूज़ कर कर उसको जलाकर कंबशन की प्रोसेस से उसे जला रहा है, कंबशन की प्रोसेस कर रहा है, तो वो फॉसिल फ्यूल का कार्बन एयर में दैट इज एटमॉस्फेयर में एज अ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा और फिर से वो एटमॉस्फेरिक का कार्बन प्लांट्स फिक्स करेंगे और वही एटमॉस्फेयर का कार्बन वो प्लांट्स फिक्स करेंगे और फिर से साइकिल रिपीट होंगी। समझ गए साइकिल? अब स्टूडेंट्स, अब एटमॉस्फेयर में कार्बन और कुछ जगह से भी आता है। फर्स्ट इज वॉल्केनिक इरप्शन। अर्थ के इंटीरियर में भी कार्बन स्टोर्ड होता है। वॉल्केनिक एक्टिविटी के थ्रू कार्बन कंटेनिंग गैसेस स्पेशली CO2 ही लेंगे एटमॉस्फेयर में रिलीज हो सकते हैं। Another important process shown here is deforestation and biomass burning. जब फॉरेस्ट कट किए जाते हैं तो वेजिटेशन में स्टोर्ड कार्बन का स्टोरेज रिड्यूस होता है और जब बायोमास बर्न होता है तो उसमें प्रेजेंट कार्बन रैपिडली CO2 के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में रिलीज हो सकता है। एंड वंस CO2 एटमॉस्फेयर में आ गया इट कैन अगेन बिकम अवेलेबल फॉर प्लांट्स थ्रू फोटोसिंथेसिस। नाउ कार्बन रिजर्वायर ओशन है जैसे कि हमने देखा। तो स्टूडेंट्स, ओशन में कार्बन डिजॉल्व फॉर्म में प्रेजेंट होता है जो फाइटोप्लैंक्टन्स यूज करते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस। देन रेस्पिरेशन से यही रिटर्न हो जाता है एटमॉस्फेयर में। एंड कुछ कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कोरल रिफ्स में एंड सम मॉल्यूस्क के एक्सोस्केलेटन में होता है तो वो लॉन्ग टर्म के लिए वही स्टोर्ड रहता है। This is all about the carbon cycle. Hope you all clear about it. अब carbon cycle is of two types, short term carbon cycle and long term carbon cycle. शॉर्ट टर्म कार्बन साइकिल एंड लॉन्ग टर्म कार्बन साइकिल, जहाँ कार्बन जल्दी एक जगह से दूसरी जगह फ्लो हो रहा है तो वो आएगा शॉर्ट टर्म कार्बन साइकिल में, जैसे फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड फूड चेन के थ्रू। But if carbon stored for long term, such as fossil fuel and exoskeleton, then this is the long term carbon cycle. So students, this is all about carbon cycle in very much simplified way. And this is the complete overview diagram of carbon cycle you can see on the screen. Okay. अब तक हमने देखा कि कार्बन नेचुरली एटमॉस्फेयर, प्लांट्स, एनिमल्स, सॉइल, ओशियंस और जियोलॉजिकल रिजर्वायर के बीच कंटिन्यूसली सर्कुलेट करता रहता है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ ने इस नेचुरल कार्बन साइकिल को काफ़ी स्ट्रांगली अफेक्ट किया है। सबसे मेजर इम्पैक्ट आता है फॉसिल फ्यूल कंबशन से। कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जैसे फॉसिल फ्यूल्स में कार्बन लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर्ड होता है। जब हम इन्हें इंडस्ट्रीज, व्हीकल्स, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और अदर पर्पसेस के लिए बर्न करते हैं तो लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन CO2 के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है। सेकंड इज डिफॉरेस्टेशन। ट्रीज एटमॉस्फेयर से CO2 एब्जॉर्ब करके कार्बन को बायोमास में स्टोर करते हैं। जब फॉरेस्ट कट किए जाते हैं तो एक तरफ कार्बन स्टोरेज कैपेसिटी रिड्यूस होती है और दूसरी तरफ बर्निंग या डिकम्पोजिशन के थ्रू स्टोर्ड कार्बन एटमॉस्फेयर में रिलीज हो सकता है। थर्ड इज बायोमास बर्निंग, जैसे फॉरेस्ट, क्रॉप रेसिड्यूज या अदर प्लांट मटेरियल को बर्न करना।
इससे बायोमास में स्टोर्ड कार्बन रैपिडली एटमॉस्फेयर में CO2 के फॉर्म में आ सकता है। नेक्स्ट है लैंड यूज चेंज। जब फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स या नेचुरल इकोसिस्टम को एग्रीकल्चर, रोड्स, इंडस्ट्रीज और सेटलमेंट में कन्वर्ट किया जाता है तो नेचुरल कार्बन स्टोरेज और कार्बन साइक्लिंग दोनों चेंज हो जाते हैं। देन वी हैव इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रीज में फॉसिल फ्यूल का कंबशन होता है और डिफरेंट इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस भी ग्रीन हाउस गैस इमिशन कंट्रीब्यूट करते हैं। इसलिए रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन कार्बन साइकिल को सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करता है। एक और इम्पॉर्टेंट ह्यूमन इम्पैक्ट है सीमेंट प्रोडक्शन। सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में लाइमस्टोन को हीट करने पर कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेकडाउन होता है और CO2 रिलीज होता है। सीमेंट प्रोडक्शन भी एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड का एक इम्पॉर्टेंट ह्यूमन रिलेटेड सोर्स है। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। एग्रीकल्चर में लैंड क्लियरिंग, सॉइल डिस्टर्बेंस, फर्टिलाइजर्स यूज और बायोमास मैनेजमेंट जैसे एक्टिविटीज कार्बन साइकिल को अफेक्ट कर सकती है। देन कम्स लाइवस्टॉक एंड मीथेन इमिशन। स्टूडेंट्स, स्पेशली रूमिनेंट्स एनिमल सच एस कैटल डाइजेशन के प्रोसेस में मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। मीथेन एक इम्पॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस है और कार्बन साइकिल और क्लाइमेट सिस्टम दोनों से कनेक्टेड है। नेक्स्ट है सॉइल कार्बन लॉस। नेचुरल वेजिटेशन को रिमूव करना, इंटेंसिव कल्टीवेशन और सॉइल डिस्टर्बेंस जैसे प्रोसेसेस सॉइल में स्टोर्ड ऑर्गेनिक कार्बन को रिड्यूस कर सकते हैं। ये कार्बन एटमॉस्फेयर में CO2 के फॉर्म में रिटर्न हो सकता है। देन वी हैव अर्बनाइजेशन। जब नेचुरल लैंड को सिटीज, बिल्डिंग्स और रोड्स में कन्वर्ट किया जाता है तो वेजिटेशन और सॉइल कार्बन स्टोरेज रिड्यूस हो सकता है, वाइल एनर्जी कंजम्पशन एंड इमिशन जनरली इंक्रीज होता है। एक और इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट है ओशियन कार्बन इम्बैलेंस। ओशियंस एटमॉस्फेयर से CO2 एब्जॉर्ब भी करते हैं, सो दे एक्ट एज एन इम्पॉर्टेंट कार्बन सिंक। लेकिन एटमॉस्फेरिक CO2 इंक्रीज होने पर ओशियन केमिस्ट्री चेंज होती है, इंक्लूडिंग ओशियन एसिडिफिकेशन और ओशियन कार्बन बैलेंस भी डिस्टर्ब हो सकता है। अब इन सब एक्टिविटीज़ का एक मेजर कॉन्सिक्वेंस है एटमॉस्फेरिक ग्रीन हाउस गैसेस का इंक्रीज होना। पर्टिकुलरली CO2 और CH4 जैसे ग्रीन हाउस गैसेस मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन जो ग्रीन हाउस गैसेस है वो एटमॉस्फेयर में इंक्रीज होने पर मोर हीट इज रिटेन इन द अर्थ क्लाइमेट सिस्टम। अगर ग्रीन हाउस गैसेस का अमाउंट बढ़ जाए तो हमारी अर्थ ज़्यादा हॉट हो जाती है, टेम्परेचर राइज हो जाता है। इसी वजह से ह्यूमन एक्टिविटीज़ कार्बन साइकिल को डिस्टर्ब करके ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज को कंट्रीब्यूट करती है। फाइनली एक ब्रॉड इम्पैक्ट है डिस्टर्बेंस ऑफ नेचुरल कार्बन सोर्सेस एंड सिंक्स। स्टूडेंट्स, नॉर्मली फॉरेस्ट, सॉइल्स एंड ओशियंस जैसे इकोसिस्टम कार्बन को एब्जॉर्ब एंड स्टोर करते हैं, जो हमने पहले देखा रिजर्वायर में। इन्हें हम कार्बन सिंक्स भी कहते हैं। लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन नेचुरल सिंक्स को डैमेज या रिड्यूस कर सकती है, वाइल फॉसिल फ्यूल बर्निंग जैसे एक्टिविटीज़ कार्बन को एटमॉस्फेयर में ऐड करती है। अगर हम ज़्यादा व्हीकल्स का यूज़ करें और ज़्यादा कार्बन इमिशन हो तो कार्बन का जो अमाउंट है एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है और उससे फिर अर्थ को डिफरेंट डिफरेंट अफेक्ट का सामना करना पड़ता है। एंड सो स्टूडेंट्स, हम एक तरफ कार्बन को एटमॉस्फेयर में रैपिडली ऐड कर रहे हैं और दूसरी तरफ नेचुरल सिस्टम के कार्बन एब्जॉर्ब और स्टोर करने की कैपेसिटी को भी अफेक्ट कर रहे हैं। And this imbalance in the carbon cycle is one of the major factors contributing to global warming. So students, I hope अब आपको कार्बन साइकिल का कंप्लीट कंसेप्ट सिंपल और क्लियर वे में समझ आ गया होगा।
अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक। टिल देन कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।